वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैलकुलस क्लासेज। क्लास ट्वेल्थ की एग्ज़ाम पास हैं और हम क्लास ट्वेल्थ का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। एक एक चैप्टर, लास्ट ईयर आने वाले क्वेश्चन और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर वन सॉल्यूशन विलियन इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो कंटेंट है आपका, उस कंटेंट की बात करेंगे। फिर हम विगत वर्षों में आने वाले प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम बात करेंगे जो हमारा बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो इस वर्ष आने की जो उम्मीदें हैं, जिन प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करते चलेंगे। इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमारी नज़दीक है और बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि हमारे 56 मार्क्स 100% मार्क्स हमें ऑब्टेन हो सके। देखिए, एक एक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छी बात है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, तो हमें छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम बात करें तो देखिए, हम बात करते हैं सॉल्यूशन में यहाँ पे विलियन। चैप्टर का नाम है हमारा विलियन। अब विलियन की हम यदि बात करें तो विलियन का जो फॉर्मेशन होता है वो दो चीज़ों से होता है। विलियन का फॉर्मेशन दो चीज़ों से होता है आपका। एक होता है आपका विले, एक तो क्या होता है बेटा आपका होता है विले, एक आपका क्या होता है बेटा, एक होता है आपका विलायक। विले और क्या होता है बेटा, विलायक होते हैं। क्या होता है, एक विले होता है और एक क्या होता है बेटा, विलायक होता है। अब देखिए, विले की हम यदि बात करें, इंग्लिश में बोला जाता है सोल्यूट। विलायक की बात करें हम बोला जाता है सोलवेंट। विले और विलायक की यदि हम बात करें तो ये क्या है आपका सोल्यूट, ये क्या है आपका सोलवेंट है। अब विले क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, कि आपने चीनी को जल में घोला है। चीनी को किस में घोला, जल में, जल में विलय किया है। तो आपका चीनी कम क्वांटिटी में होगी, चीनी की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी, और जल की मात्रा क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी मात्रा कम है वो तो है आपका विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका क्या होता है, विलायक। एक बात तो ये हो गई कि जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो आपका विलायक है। दूसरी बात, आपने चीनी को जल में घोला, तो विलय की दूसरी परिभाषा क्या हो गई, वह पदार्थ जिसे विलायक में घोला जाता है, वह पदार्थ जिसे विलायक में घोला जाता है। और विलायक, हमने चीनी को जल में घोला है। विलायक क्या है, जिसमें विलय को घोला जाए, कि वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है। वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है वो आपका क्या हो गया, विलायक। तो विलय कम मात्रा में होगा, विलायक अधिक मात्रा में होगा। अब हम बात करें विलयन के वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, विलयन का वर्गीकरण, बेटा हम विलयन का जो वर्गीकरण करते हैं, विलयन का वर्गीकरण हम तीन बेस पे करते हैं।
हमारे यहाँ पे एक ही आधार पढ़ेंगे हम, विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए, विलयन का वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया? विलायक की प्रकृति के आधार पर किया। विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है बेटा? विलयन होता है 3 प्रकार का। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा? इधर देखिए, एक होता है आपका ठोस विलयन, एक होता है आपका द्रव विलयन, और एक होता है बेटा आपका गैस विलयन। तो देखिए, हमने क्या बात की? विलयन के वर्गीकरण की, और विलयन का वर्गीकरण 3 प्रकार का। हमने कहा ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन क्या है? देखिए, ठोस विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलायक का कार्य ठोस करता है। मैंने क्या कहा? वह विलयन जिसमें विलायक का कार्य कौन करता है? ठोस। द्रव विलयन, तो इसमें विलायक का काम कौन करेगा? तो इसमें विलायक का काम करेगा आपका द्रव। द्रव विलयन कौन हो गई? जिसमें विलायक का कार्य कौन करे? द्रव। गैस विलयन कौन हो गई? जिसमें विलायक का कार्य कौन करे? आपकी गैस करे। अब आप देखिए, हमने विलायक के आधार पर हमने 3 बात की है। ठोस विलयन, विलायक का कार्य ठोस करे। द्रव विलयन, विलायक का कार्य द्रव करे। गैस विलयन, विलायक का कार्य गैस करे। क्या हमने विलेय की कोई अवस्था लिखी है क्या यहाँ पे? हमने विलेय की कोई अवस्था नहीं लिखी। मतलब विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है। तो विलेय की तीनों अवस्थाएं पॉसिबल हैं। ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं पॉसिबल है। इधर देखिए आप, यदि विलेय यदि विलेय आपका ठोस हो, विलेय क्या हो आपका? ठोस। या विलेय आपका हो द्रव, या विलेय आपका हो क्या? गैस। हम तीनों विलेय की बात करके चल रहे हैं। विलेय ठोस हो, विलेय द्रव हो और विलेय हो गैस। अब देखिए, आप ठोस विलेय को ठोस विलायक में आप डिजोल्व कर रहे हो। आप ठोस विलेय को ठोस विलायक, मतलब दोनों की जो अवस्था है वो ठोस है, तो बनने वाला विलयन भी कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आपकी मिश्र धातु होती है। मिश्र धातुओं में क्या होता है? मिश्र धातुओं में दो धातुएं होती हैं जो एक दूसरे में मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद में वो एक नई धातु का निर्माण करते हैं। जैसे आपकी पीतल होती है। पीतल किस किस से बनी होती है? तो पीतल आपकी बनी होती है तांबा, कॉपर प्लस जिंक से बनी होती है, तांबा और जिंक से। इसलिए हम यहाँ पे क्या याद रखते हैं? हम याद रखते हैं पिताजी। क्या याद रखते हैं? पिताजी। पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक। तो पीतल मतलब पिताजी, तांबा और जिंक इससे बनेगी। अब देखिए, हम द्रव विलेय है, विलेय क्या है? द्रव है। विलेय द्रव को हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं? किसी भी ठोस विलायक में हम डिजोल्व कर रहे हैं। तो बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बताइए। तो देखिए, जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो उन स्विमिंग पूल में दो चीजें होती हैं। एक तो तैरने वाला साबुन यूज में होता है। तैरने वाला साबुन क्या होता है कि उसमें
एयर के बबल्स होते हैं। जो साबुन होता है उस साबुन में एयर के बबल्स होते हैं। तो एयर को बबल्स की फॉर्म में उस साबुन में फिल किया जाता है, जिससे वो उसमें डूबता नहीं है, वो उसमें तैरने लगता है। तो उस इसका एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा? तैरने वाला साबुन हो जाएगा। या हम दूसरी बात करें, एक केमिकल वाली बात करें, तो केमिकल वाली बात में आपने ये देखा होगा, सुना भी है कि वनस्पति घी होता है। वनस्पति घी का जो फॉर्मेशन होता है वो वनस्पति तेल से होता है। वनस्पति तेल को जब हम प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल जैसी धातुओं पर से प्रवाहित करते हैं वनस्पति तेल को, तो वहाँ पे हाइड्रोजनीकरण के कारण क्या होता है? वहाँ पे आपके वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो वो जो धातुएं हैं आपकी, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, निकिल है, इनकी सतह पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है। इस सतह पर कौन सी गैस जमा होती है? हाइड्रोजन गैस जमा होती है। अब सोचिए आप, सतह पर हाइड्रोजन गैस जमा है, मतलब किसी भी ठोस है, उस ठोस के ऊपर गैस जमा है, तो गैस कम क्वांटिटी में होगी और ठोस क्या होगा? अधिक क्वांटिटी में। तो गैस तो हो गया विलेय और ठोस क्या हो गया? विलायक। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? धातुओं की सतह पर गैस का अधिशोषण। धातुओं की सतह पर किसका अधिशोषण? गैस का अधिशोषण। अभी हमारा एक टाइप बच गया, द्रव का ठोस में। द्रव का विलयन किस में? ठोस में। द्रव कम क्वांटिटी में है, ठोस अधिक क्वांटिटी। बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द्रव कम क्वांटिटी में है, ठोस अधिक क्वांटिटी में है। बताइए। तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका अमलगम। क्या होगा? अमलगम। अब अमलगम की हम यदि बात करें, अमलगम का नाम आपने सुना होगा कि कोई भी धातु आपके पारे के साथ, मरकरी के साथ कंपाउंड बनाती है। कोई भी धातु मरकरी के साथ प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अमलगम। जैसे जिंक अमलगम हो गया, फेरस आयरन अमलगम हो गया। तो कोई भी धातु जिसमें आपका जो अमलगम की में बात करें, तो जो लिक्विड होता है वो कम होता है और जो सॉलिड होता है, मेटल वाला पार्ट होता है, वो ज़्यादा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम। सेकंड आपका पार्ट हो गया द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में भी देखिए, हम बात करें, विलय का काम या तो करेगा ठोस या करेगा द्रव या करेगा गैस। तो देखिए, ठोस विलय है, ठोस को द्रव में, जैसे चीनी को जल में। तो इसका सीधा सा एग्जांपल हो गया चीनी प्लस जल। दूसरी बात करें द्रव को द्रव में, आपको खूब पता है, ये तो सभी को पता होता है, शराब प्लस जल। नींबू पानी बनाते हैं, नींबू का रस भी क्या होता है आपका? लिक्विड फॉर्म में होता है, शराब भी लिक्विड फॉर्म में होती है। गैस को द्रव में, गैस कम क्वांटिटी में है, गैस कम क्वांटिटी में है और द्रव क्या है आपका? अधिक क्वांटिटी में है। तो आपको पता होगा कि जो जल होता है, इस जल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। आपको सबको पता होगा, अरे जल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है तभी तो आपके जो जलीय जीव है, मछली वगैरह है, मगरमच्छ है, मछली है, ये आपके जल में श्वसन करते हैं। तो जल में जो वो गलफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं, तो वो जल में उपस्थित इसका यूज में लेते हैं वो ऑक्सीजन। अब आपका अगला एग्जाम्पल हो गया गैस विलयन की बात करिए हम। तो गैस विलयन में विलय का कार्य है वही, ठोस करेगा, द्रव करेगा और क्या करेगा? गैस। अब आप देखिए, ठोस विलय है, विलय क्या है? ठोस, मतलब ठोस की क्वांटिटी कम है और गैस की क्वांटिटी अधिक है। देखो, यदि हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वाइट कलर का धुआं आपको प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम किसी टायर को जलाते हैं
तो काले रंग की धुआं प्राप्त होती है। किसी पॉलीथीन को जलाते हैं, काले रंग की धुआं प्राप्त होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम टायर को जलाते हैं तो टायर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। तो वो जो कार्बन के कण हैं, वो जो कार्बन के कण हैं वो किस में उपस्थित होते हैं? वायु में। कार्बन के कण किस में उपस्थित हो जाते हैं? वायु में। और वायु आपकी कैसी है? गैस अवस्था है। और कार्बन के कण आपके कैसे हैं? ठोस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? धुआं, स्मोक। स्मोक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए, द्रव को आप गैस पे मिला रहे हो। गर्मियों में धुंध नहीं होती है, कोहरा नहीं होता है, फोग गर्मियों में नहीं होता है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई, टेम्परेचर कम होने लगता है, फोग, सुबह खड़े हुए इधर से फोग आ गया। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब वायुमंडल में नमी होती है, तो वो जो नमी होती है, रात को जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जो नमी है, जो जल है नमी के रूप में, वो क्या होता है? जमने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। अब देखिए, पहले वो जलवाष्प के रूप में है, अब वो फ्रीज होने लगेगा तो वो किस में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। और वो लिक्विड फॉर्म जो आपके एनवायरनमेंट की जो एयर होती है, उस एयर में वो जमा हो जाते हैं। एयर में जमा हो जाते हैं तो वो किसका निर्माण हो जाता है? वहाँ पे कोहरा या धुंध का निर्माण हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? कोहरा या धुंध। अगली बात करें हम गैस का। गैस में तो आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ओजोन वायुमंडल में ऊपर जाके पाई जाती है, ओजोन मंडल में है। नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सभी गैसें एक दूसरे के साथ मिश्रित होती है। तो मिश्रित होती है तो ये कौन क्या हो गया इसका? गैस। गैस का क्या हो जाएगा? वायु, एयर। क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें आपकी उपस्थित होती हैं। तो विलायक का की प्रकृति के आधार पे हमने वर्गीकरण कर लिया। तो टोटल हमारे पास 9 टाइप आए। अब इन 9 टाइप में से हो सकता है आपसे वो 1 नंबर में पूछ ले। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो देखिए आपसे वो पूछ सकता है, निम्न में से गैस द्रव विलयन का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1/2 मार्क्स की। तो निम्न में से गैस द्रव विलयन का चुनाव कीजिए। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा। इस बात का ध्यान रखना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैसे ऑप्शन बाद में देखेंगे हम, हमें डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो बताइए, गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, गैस ये कम क्वांटिटी में है, ये अधिक क्वांटिटी में है? तो बताइए, गैस द्रव का क्या मैंने अभी बताया कि जल में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन। जल में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन। ये आपका किसका हो गया? गैस द्रव विलयन का उदाहरण हो गया। गैस कम मात्रा में है, ऑक्सीजन कम मात्रा में है, जल आपका अधिक मात्रा में है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जहाँ से चैप्टर इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है, वो है आपकी सांद्रता। यहाँ से कन्फर्म सांद्रता हो चाहे सांद्रता की इकाइयाँ हो, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। ये आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आपको मिलेगा कि सांद्रता में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सांद्रता को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होती है ये। पहले तो इसका मतलब समझिए, सांद्रता का मतलब क्या है? कि कोई आपका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना कंसंट्रेट है, या कितना डाइल्यूट है, कितना पतला है, तनु है। तो ये आपका सांद्रता का मतलब होता है। जैसे शहद की बात करोगे आप, हनी, तो वो जो शहद है वो इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, वाटर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है? वो गाढ़ा होता है, मतलब वो कंसंट्रेट हो गया। वाटर की कंपैरिजन में क्या हो गया? वो कंसंट्रेट हो गया। लेकिन यदि मैं वहीं पे बात करूं कि शहद के कंपैरिजन में वाटर का क्या हुआ,
शहद की कंपेरिजन में वाटर। तो शहद की कंपेरिजन में वाटर क्या हो गया? पतला हो गया, मतलब तनु हो गया। तो देखिए सांद्रता की डेफिनेशन क्या है, सुनना ध्यान से। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। और हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। सांद्रता को किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। अब हम बात करेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन से रिलेटेड डायरेक्ट हो सकता है वो डेफिनेशन पूछ ले, अदरवाइज वो पूछता नहीं है डेफिनेशन। अब यहां से जो बातें हैं काम की, वो क्या है? वो है सांद्रता की इकाइयां। हमारा जो नया टॉपिक है वो है सांद्रता की इकाइयां। देखो सांद्रता की इकाइयों से क्या मतलब, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप सांद्रता को किन किन मात्रकों में या किन किन इकाइयों में माप सकते। जैसे हम बाजार से चीनी लेने जाते हैं, वो हमें किलोग्राम में देता है। हम दूध लेने जाते हैं, वो हमें लीटर में देता है। उस टाइप से इस सांद्रता की भी कुछ इकाइयां हैं जिनमें हम इन्हें मापते, मेजर करते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें, परसेंटेज बेस वाली हम बात करें, फर्स्ट हम बात करें परसेंटेज बेस यूनिट, प्रतिशत आधारीय यूनिट, इकाइयाँ, प्रतिशत आधारीय इकाइयाँ। देखो इनसे क्या मतलब, प्रतिशत आधारित जो इकाइयाँ हैं वो तीन प्रकार की हैं। कितने प्रकार की बेटा? तीन प्रकार की। पहली बात, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। फर्स्ट आपकी क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी आपकी क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरी यदि हम बात करें, तीसरी आपकी आयतन, आयतन, मैंने तीन नाम बताए आपको, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन, आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है समझिए उसको। फर्स्ट वाली जो डिजिट है ये है आपकी विलेय की। सेकंड वाली जो डिजिट है ये आपकी क्या? विलियन की। फर्स्ट डिजिट विलेय की है, सेकंड डिजिट आपकी क्या है? विलियन की। प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल कितने से करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन भी किस में? ग्राम में। और मल्टीपल में क्या आएगा? 100। देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। दूसरी हम यदि बात करें, दूसरा देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये वाली बातें किसकी हो गई? ये बातें वही किसकी हो गई? विलेय की।
ये बात किसकी हो गई? विलियन की। तो फॉर्मूले में थोड़ा ही चेंज होगा, क्या देखिए, विलेय तो किस में है? ग्राम में। और विलियन किस में है? यहाँ पे विलियन है आयतन में। और आयतन के लिए हम यूज करते हैं मिलीलीटर। आयतन के लिए क्या यूज करेंगे हम? मिलीलीटर। क्योंकि ग्राम के करस्पॉन्डिंग यदि हम यूनिट देखेंगे तो वो क्या आएगी? मिलीलीटर। तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन किस में? मिलीलीटर में। इनटू क्या आएगा? 100 आएगा। इनटू क्या आएगा? 100। थर्ड बात है आयतन, आयतन प्रतिशत, या आपको वो एक साथ भी बोल सकता है आयतन प्रतिशत। तीनों के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा मैं अभी आपको, थोड़ा वेट करो आप। यहाँ पे ये किसके लिए है? ये आपके विलय के लिए है, ये आपके विलयन के लिए है। तो क्या बात होगी? विलय का आयतन, और आयतन ml में, अपॉन विलयन का आयतन, आयतन वही मिलीलीटर में, इंटू वही 100। मैंने तीनों की फॉर्मूले आपको बताई। द्रव्यमान प्रतिशत की हमने बात की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात की हमने, आयतन प्रतिशत। इन तीनों के बारे में बड़ी अच्छी चीज देखना। द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं हम लोग W अपॉन W%। W का मीन्स वेट, इस W का मीन्स भी वेट। वेट का मीन्स द्रव्यमान में है, वो मास में है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को लिखते हैं हम लोग W अपॉन V। ऊपर वेट, नीचे वॉल्यूम, इसको लिखते हैं हम वो लोग V अपॉन V%। V अपॉन V%। ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम। अब एक बार क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एक बार क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है वो क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है देखना, 10% W अपॉन V विलियन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी का भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 10% W अपॉन V विलियन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आप, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, 12th क्लास में हम यदि पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होता है कि परसेंटेज मैक्सिमम कितना। हमारे जो 10th में मार्क्स आए वो भी 100 में से आते हैं। तो परसेंट का मीन्स क्या है? 100%। तो जो भी चीज़ 10% है, 20% है, मतलब ये सभी जो वैल्यूज हैं ये 100 में से है। ये सभी वैल्यूज किस में से हैं? 100 में से। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका? माना विलियन, देखिए टोटल विलियन कितना होगा? 100 होगा। माना विलियन 100 है। अब 100 क्या है? हाथी घोड़े क्या है? 100। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 क्या होने वाला है यहाँ पे? W अपॉन V है, मतलब नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में होगा? मिलीलीटर में होगा। वॉल्यूम किस में होगा? मिलीलीटर में। तो ये क्या हो गया? 100 मिलीलीटर। दूसरी बात, विलेय, विलेय कितना है? आपको दे रखा है इसने। विलेय कितना है? 10% है। अब 10 है, 10 क्या है? ऊपर W है, और W का मीन्स क्या होगा? ग्राम। W का मीन्स क्या होगा? ग्राम। अच्छा, अब बात है विलायक। अब देखिए मैं विलायक का यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर सकता। विलायक की कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर सकता कि दोनों यूनिट डिफरेंट हैं। यदि इसी टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको एक नई टर्म देके चलेगा, वो घनत्व। क्या देके चलेगा? घनत्व। तो घनत्व से आप क्या करोगे? घनत्व इक्वल क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। और आयतन इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व।
तो यहाँ से आप आयतन कैलकुलेट कर लोगे, दोनों की यूनिट सेम आ जाएगी, और जब दोनों की यूनिट सेम होगी तो आप वहाँ से माइनस कर सकते हो। इसी टाइप का बस ये इतना ही क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों चीज़ें एक नंबर में पूछी हुई, आज से पहले एग्जाम में पूछी हुई है, एक नंबर का सीधा क्वेश्चन था। तो यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इनकी बातें हमने की। द्रव्यमान प्रतिशत की बात हमने की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात की हमने, आयतन आयतन प्रतिशत की बात की। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका मोललता। एक मोललता है। देखिए मोललता क्या है। मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोललिटी, इंग्लिश में मोललिटी बोलते हैं हम इसको। नाम है मोल है, कहीं ना कहीं नाम में क्या है, मोल है। अब मोल से मीन्स क्या है यहाँ पे कि मोललता का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल, वो होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक की मात्रा, और ये मात्रा किस में, किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब वो इतना सीधा क्वेश्चन आपको नहीं देता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया। वो आपको विलेय के मोल नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो आपको विलेय की ग्राम में मात्रा देगा। क्या देगा, विलेय की ग्राम में मात्रा। अब ग्राम में मात्रा देगा तो वहां से आप क्या कैलकुलेट करो, पहले मोल कैलकुलेट करो। तो इधर देखिए आप, मैंने कहा स्मॉल एम मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। डेफिनेशन की बात करूं, यदि मैं विलायक की मात्रा को 1 करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में, क्योंकि मैंने इसको 1 किया है, विलायक की मात्रा कितने लिए, मैंने 1 kg ली है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है। अब मैं यहां से कह रहा हूं यदि विलेय की मात्रा ग्राम में दी हो तो, विलेय की मात्रा किस में दी हो, ग्राम में। जब आपको विलेय ग्राम में दे रहा है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, नंबर ऑफ मोल्स की, आपको यहाँ पे मोल की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से सूत्र विलेय का मोल, विलेय के मोल इक्वल, क्या सूत्र होता है मोल कैलकुलेट करने का, जब ग्राम में दिया हो तो आपका सूत्र होता है ग्राम में मात्रा अपॉन ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार। ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मोल कैलकुलेट करने का ग्राम में मात्रा बटे ग्राम अणुभार। ग्राम में मात्रा को हम किससे लिख रहे हैं, डब्लू से। ग्राम में मात्रा को हम किससे लिख रहे हैं, डब्लू से। किसकी बात हो रही है, विलेय की। मैंने विलेय को जो अज्यूम किया, मैंने विलेय को क्या अज्यूम किया, ए, मैंने विलेय को क्या अज्यूम किया, ए, तो क्या हो गया, डब्लू ए डिवाइडेड बाई ग्राम अणुभार, एटॉमिक मास, मास की बात हो रही है, तो मास को अपन किससे लिखते हैं, एम से। तो विलेय की बात हो रही है तो डब्लू ए अपॉन एम ए, तो विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्लू ए अपॉन एम ए। अब एक बात और कह रहा हूं मैं, यदि विलायक की मात्रा भी किस में गिवन हो, ग्राम में, आपको जरूरत किसकी है, किलोग्राम में, तो कैसे चेंज करोगे, इधर ध्यान दीजिए, विलायक की मात्रा किलोग्राम में फाइंड आउट करनी है, तो जो ग्राम में गिवन है, तो किस में गिवन है, ग्राम में, उसमें कितने का डिवाइड कर दूंगा मैं, 1000 का, 1000 का मैं भाग दे दूंगा, क्योंकि जब भी हम
छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं, किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। अब आगे हम बात करें ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा को मैं किससे लिख रहा हूँ, डब्लू से। ग्राम में मात्रा को मैं किससे लिख रहा हूँ, डब्लू से। बात किसकी है, विलायक की। विलायक के लिए मैंने इसको क्या लिखा, डब्लू बी डिवाइडेड बाई 1000। इस वाले फॉर्मूले से आता हूँ, तो इक्वेशन 1 मान रहा हूँ सपोज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल m, विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिखूं मैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। विलायक की मात्रा किलोग्राम में है, किलोग्राम की जगह क्या लिखूं, डब्ल्यू बी अपॉन 1000। डिवाइडेड में डिवाइडेड है, बटे में बटा है, तो ये क्या हो जाता था, गुणे में जाता था, ऊपर मल्टीपल में जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए क्या बेटा, डब्ल्यू ए है विलेय की ग्राम में मात्रा, एम ए विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी विलायक की ग्राम में मात्रा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपको विलयन की क्या फाइंड आउट करनी है, आपको विलयन की मोललता फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखिए मोललता का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले पढ़े हमने। एक तो पढ़ा है मोल बटे विलयन की मात्रा किलोग्राम में, दूसरा पढ़ा है हमने स्मॉल m इक्वल डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 बटे डब्ल्यू बी। अपन कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखिए पहले जो चीज गिवन है वो लिखिए आप। क्या गिवन है आपको, पहले जो गिवन है वो लिखिए, विलेय। विलेय कौन है आपका, NaOH। विलेय कौन है आपका, NaOH। क्वांटिटी कितनी गिवन है, 40 ग्राम। क्वांटिटी कितनी गिवन है, 40 ग्राम है। दूसरी बात, ये क्वांटिटी जो गिवन है इसको अपन क्या लिखते हैं, इससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए से। दूसरी बात, NaOH का अणुभार, विलेय का अणुभार डिनोट किससे करते हैं हम लोग, Ma से डिनोट करते हैं। कितना है, देखिए सोडियम, Na सोडियम, सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, तो 23 प्लस 16, और हाइड्रोजन का एक कितना हो गया 40। अणुभार भी कितना हो गया 40 हो गया, अणुभार भी कितना हो गया 40। अगली बात करें, आपको ये गिवन है जल, और जल क्या है आपका यहाँ पे, विलायक। इससे डिनोट करेंगे डब्ल्यू बी से, विलायक की मात्रा को किससे, डब्ल्यू बी से। कितनी गिवन है 500 ग्राम। अब इधर देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, स्मॉल m इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। अरेंज करो इसमें, डब्ल्यू ए कितना 40, एम ए कितना 40, 1000 का 1000, डब्ल्यू बी कितना 500, 40 से 40 कैंसिल आउट, इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो कितना आया 2,
अब ये दो क्या आया है, कोई हाथी है, घोड़ा है, मोल है, क्या है ये? तो आप देखिए, हमने इधर देखिए आप, हमने ऊपर क्या लिखा था, मोल, नीचे क्या लिखा था, किलोग्राम। तो जो मोललता की जो यूनिट है, मोललता की क्या है यूनिट, ये क्या आती है, मोल प्रति किलोग्राम। क्या आती है, मोल प्रति किलोग्राम। आपको क्वेश्चन में दो ऑप्शन दो बार मिलेंगे, लेकिन एक बार लिखा होगा मोल प्रति किलोग्राम और दूसरी टाइम कहीं भी लिखा होगा मोल प्रति लीटर, और आप गलती से मोल प्रति लीटर करके आओगे, नंबर गायब हो जाएंगे आपके। इधर ध्यान रखना, मोललता की बात करता है तो यूनिट क्या आएगी, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इस बात को ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया। अब हम बात करें मोलरता। मोलरता के बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलरता। मोलरता के बाद में किसकी बात, मोलरता। किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं हम इसको, कैपिटल एम से। अब देखिए, मोलरता में भी क्या था, मोल प्रति किलोग्राम था। फॉर्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन था। मोलरता में, मोलरता में क्या था, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। मोलरता में क्या आएगा, कैपिटल एम इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, ऊपर मोल है, नीचे आयतन है, और आयतन किस में है, लीटर में। तो पहली बात तो इसकी जो यूनिट है, इसकी क्या है जो यूनिट है, वो यूनिट क्या हो गई आपकी, हम उसकी बात करें एक बार। इधर देखिए, अब हम इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, वो देखिए आप। ऊपर क्या है, मोलों की संख्या है, नीचे क्या है, विलियन का आयतन लीटर में। तो ऊपर मोल है तो यूनिट आएगी मोल, नीचे क्या है, लीटर, तो यूनिट क्या आएगी, मोल प्रति लीटर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहीं से क्या कर सकता है, मैंने जो हमने पिछले वाले में किया, पिछले वाले में हमने क्या बात की थी, यदि विलेय की मात्रा ग्राम में दी जाए, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में दी हो तो, यदि विलेय की मात्रा ग्राम में दी हो तो, अभी हमने क्या बात की थी, यदि ग्राम में देगा उसको डिवाइडेड कर दो किससे, ग्राम अनुभार से। किससे डिवाइड कर दो, ग्राम अनुभार से। आपके किसकी संख्या आ जाती थी, वो मोलों की संख्या आ जाती थी। तो यहां से मोल इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय के मोल इक्वल क्या आएगा, ग्राम में मात्रा। अब ये फॉर्मूला भूलनी नहीं चाहिए, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा को अपन किससे लिख रहे थे, डब्लू से। ग्राम में मात्रा को किससे लिखते हैं, डब्लू से। अणुभार को किससे लिखते हैं, एम से। लेकिन विलेय के लिए बात हो रही है, विलेय के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ए। तो डब्लू ए अपॉन एम ए, डब्लू ए अपॉन एम ए। दूसरी बात, विलयन का आयतन किस में है, फॉर्मूले लीटर। जो फॉर्मूला है हमारा मेन फॉर्मूला, उसमें लीटर में गिवन है, लेकिन वो लीटर में नहीं देगा आपको, वो देगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे, मिलीलीटर में दिया गया हो तो। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में देगा तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। क्या करोगे, विलयन का आयतन लीटर में क्या करोगे, मिलीलीटर में जो है आयतन को अपन किससे लिखते हैं, वी से। वी मीन्स वॉल्यूम।
ठीक है ना। और ये आयतन किस में है, मिलीलीटर में। तो वी एम एल क्या हो गया, वी एम एल डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो विलियन का आयतन लीटर में वी एम एल अपॉन 1000। अब इस फॉर्मूले में लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम इक्वल, देखिए विलेय के मोलों की जगह क्या लिख दूं, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, पूरे के बटे में क्या लिख दूं, वी एम एल बटे 1000, वी एम एल बटे 1000, बटे में बटा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू विमल, कौन आ गया भाई, विमल आ गया। तो क्या हो गया, कैपिटल एम इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू विमल अपॉन 1000। तो ये आपके किसकी बात हो गई, मोलरता की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ये मोलरता। तो मैंने आपको मोलरता बताया, अब बात हो गई हमारी मोलरता की। मोलरता और मोलरता में डिफरेंस क्या है, मोलरता में आता है विलायक का आयतन आता है, विलायक का क्या आता है, आयतन। यहाँ पे क्या किसकी बात आ रही है, विलयन के आयतन की बात आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी मोलरता की बात हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोल भिन्न। क्या है भाई, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, इसके कई नाम हैं। जैसे देखो, मोल भिन्न, मोल अंश, जैसे रावण के 10 मुंह थे ना, इसके नाम ज्यादा है। मोल अंश, मोल प्रभाज, तीन तीन नाम है। कितने नाम है, तीन तीन नाम है। मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज, है एक ही बात, वो ज्यादा बड़ी बात भी नहीं। मोल की भिन्न है, फ्रैक्शन ऑफ एनी मोल, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में विलेय है, विलायक है, उन दोनों की मोल भिन्न है, अलग अलग मोल भिन्न है, कि किसके कितने मोल प्रेजेंट है, किसके कितने मोल प्रेजेंट। सपोज इधर सुनिए आप, ये आपका कोई सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। में ये जो येलो कलर का है, ये विलायक है। इसमें जो वाइट कलर का है, ये क्या है आपका, विलेय है। ये वाइट कलर क्या है, विलेय। अब देखिए, पहली बात तो विलेय को मैंने लिखा ए से, विलेय को किससे लिखा मैंने, ए से। विलायक को मैंने किससे लिखा, बी से। विलेय को ए से लिखा, विलायक को बी से लिखा। अब विलेय ए है, और मैंने इस ए वाले की मोल, ए के जो मोल है इन्हें माना मैंने एन ए के मोल की मैंने संख्या कितनी मानी, एन ए। जो बी के मोल हैं, इन बी के मोल की संख्या मैंने मानी एन बी। बी के मोल की संख्या मैंने क्या मानी, एन बी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल, कुल मोल कितने होंगे। अरे भाई, जो विलेय के मोल है, वो जो विलायक के मोल है, दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो कुल मोल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो कुल मोल क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये क्या आ गए, आपके कुल मोल आ गए। अब ये कुल मोल आ गए एन ए प्लस एन बी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि मोल भिन्न है, कि इसमें विलेय के तो कितने मोल हैं और विलायक के कितने मोल हैं, यही तो मोल भिन्न है। ऐसे समझिए आप। इधर समझिए, पहली बात तो मैं मोल भिन्न की डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। किसी घटक के मोल
तथा विलयन के कुल मोल, तथा विलयन के कुल मोल का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। मैंने क्या कहा? किसी घटक की मोल तथा विलयन के कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न। अब मैंने कहा यार, हमारी जो विलयन है उस विलयन में दो घटक हैं, एक विलेय है, एक क्या है? विलायक है। विलेय के मोल कितने? Na। और कुल मोल क्या है? Na प्लस Nb। और अनुपात का मतलब क्या दे दो? भाग दे दो। अनुपात का मतलब क्या दे दो? भाग। हम इसको मोल भिन्न को किससे लिखते हैं? x से। मोल भिन्न को किससे लिखते हैं? x। इधर देखिए, मैंने कहा तब घटक A की मोल भिन्न, घटक A की मोल भिन्न। अब देखिए भाई, घटक A की मोल भिन्न क्या हो जाएगी? घटक A के मोल बटे कुल मोल। अच्छा, घटक A के मोल कितने थे लिए भाई हमने? भाई एक घटक था, एक घटक के मोल कितने लिए हमने? Na। एक घटक के मोल कितने लिए हमने? Na। तो घटक A के मोल क्या हो गए? Na। कुल मोल, कुल मोल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? Na प्लस Nb। कुल मोल क्या है? Na प्लस Nb। मोल भिन्न को अब किससे लिख रहे हैं? x से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? XA इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb। ये किसकी बात है? घटक A की मोल भिन्न की बात है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? XA लिखा। इसी टाइप से घटक B की मोल भिन्न देखो। घटक B की मोल भिन्न क्या हो जाएगी? देखो इधर, घटक B के मोल, अब एक ही जगह क्या आ जाएगा? B का मोल, और नीचे क्या आएगा? वही कुल मोल आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं XB इक्वल Na की जगह क्या आएगा? NB अपॉन क्या आएगा? Na प्लस का NB। हमने घटक A की जगह अब किसके मोल लिखे हैं? B के, क्योंकि मोल भिन्न भी किसकी देख रहे हैं हम लोग? B की देख रहे हैं। तो XB इक्वल NB अपॉन Na प्लस NB। ये क्या आ गई? घटक B के मोल आ गए। अब मैंने कहा नाउ XA प्लस XB कर रहा हूं मैं भाई। मैं दोनों की मोल भिन्न, विलयन में दो घटक है, दोनों की मोल भिन्न का सम कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। ऐड करूंगा तो आप देखिए, XA प्लस XB किया, XA की जगह क्या लिखूं मैं? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB की जगह NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं। तो देखिए, जब सेम इधर भी Na प्लस NB है, इधर भी Na प्लस NB है, तो एलसीएम क्या आएगा? जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को, एलसीएम क्या आएगा बताओ? एलसीएम क्या आएगा बताइए आप मेरे को? एलसीएम क्या आएगा? Na प्लस NB। Na प्लस NB से ये वन टाइम गया, वन को हमने Na से गुणा किया, तो ये क्या आया? Na प्लस Na प्लस NB से फिर वापस वन टाइम, NB को वन से किया तो NB। अब देखो, आप ऊपर नीचे सेम डिजिट हैं, ऊपर नीचे सेम डिजिट हैं, तो ये कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा? 1। इसका मीन्स समझ में आया आपको क्या है? इसका मीन्स बड़ा अच्छा है, वो मीन्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना इधर, कि आपकी विलयन में दो घटक हैं। विलयन में कितने घटक थे? दो। दोनों की मोल भिन्न को हमने जोड़ा, और दोनों की मोल भिन्न को जोड़ने के बाद में आपका कितनी वैल्यू आई? 1। दोनों की मोल भिन्न को जोड़ने के बाद में कितनी वैल्यू आई? 1। इसका मतलब क्या है? कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों की मोल भिन्नों का योग
एक होता है। समस्त घटकों के मोल भिन्नों का योग क्या होता है? एक। तो ये मोल भिन्न से यहां से क्वेश्चन कि एक्स ए प्लस एक्स बी। जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? एक। अब यहां से एक चीज और, आपकी मोल भिन्न हो गई, मोललता हो गई, मोललता हो गई। अब हमारे पास दो चीजें और बची है, पीपीएम और पीपी, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। दोनों के बाद में जो सांद्रता वाला जो टॉपिक है हमारा वो खत्म हो जाता है। हम दोनों की बात और कर लेते हैं एक बार। इधर देखिए, सांद्रता में दो चीजें बची अब हमारी, पीपीएम एक हमारा बचा पीपीबी। बस नाम है तो सब कुछ है, नाम है तो सब कुछ है। नाम क्या है? पार्ट पर मिलियन। इसका मीन्स क्या है? पार्ट पर मिलियन। अब देखिए, पहली बात तो पार्ट का मतलब टुकड़ा है। जैसे आप परसेंटेज कितने में से होती है? 100 में से होती है। वैसे ही पीपीएम पार्ट पर मिलियन। देखिए, परसेंटेज, वो सेंटेज होता है ना, CENTAG, वो सेंचुरी से निकल के आता है। सेंचुरी मीन्स कितना होता है? 100 होता है। यहाँ भी वही बात है। यहाँ कितने में बात है? मिलियन। मिलियन का मतलब 10⁶, 10⁶। तो यहाँ पे क्या बात होने वाली है? पीपीएम इक्वल क्या होता है? जैसे परसेंटेज इक्वल क्या होता था? परसेंटेज में हम 100 से मल्टीपल करते थे। इसके लिए क्या करते हैं हम पीपीएम के लिए? तो हमने लिखा विलेय की ग्राम में मात्रा बटी विलियन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶, इंटू 10⁶। परसेंटेज में यहाँ पे 100 आता था, यहाँ पे कितना आता है? 10⁶ आ रहा है। तो परसेंटेज में हम 100 में से कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम कितने में से कैलकुलेट कर रहे हैं? 10⁶ में से। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। पीपीबी की बात करें तो पीपीबी है वो बिलियन, बिलियन की बात करें हम तो बिलियन कितने में से होता है? 10⁹ में से। तो ये है विलेय की ग्राम में मात्रा बटी विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁹। डेफिनेशन क्या हो गई कि 10⁹ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 10⁹ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? आपका पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। बिलियन और बिलियन समझ में आ गया आपको दोनों? अब ये दोनों जो यूनिट है इनका जो यूज किया जाता है, यूज पीपीएम और पीपीबी का जो यूज किया जाता है ना, कि सूक्ष्म सांद्रता के मापन के लिए किया जाता है। अब सूक्ष्म सांद्रता क्या है? जैसे सपोज भाई तालाब पानी का भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ तालाब है, उसमें किसी ने थोड़ा सा यूरिया डाल दिया, कीटनाशक डाल दिया थोड़ा सा, तो वो बहुत सारे पानी में थोड़ा सा कीटनाशक प्रेजेंट है। बेशक उसने पूरे पानी को प्रदूषित कर दिया, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो क्या है? कम है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, क्योंकि वो बहुत बड़े तालाब में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे उस वाटर के कंपैरिजन में उसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। तो ये उसकी सूक्ष्म सांद्रता हो गई। क्या हो गई? सूक्ष्म सांद्रता। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, पीपीएम और पीपीबी वाली बात समझ में आ गई होगी। ये हमारी सांद्रता की इकाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, वैसे तो सांद्रता की इकाइयाँ नॉर्मलता भी है, फॉर्मलता भी है,
ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमें केवल वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारी एनसीईआरटी में है और जो एग्जाम में आती है। नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी दोनों ही एग्जाम में नहीं आती। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि वो दोनों चीज़ें हम हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अभी एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम में हमें केवल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ना बुक से बाहर जाना है। बुक की एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं और बुक से बाहर जाएंगे नहीं, बुक के सभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।